पब्लिक स्पीकिंग सबसे बड़ा फियर है। आगे भी तो बोल। यंग लोग कौन सा एक सिंपल स्टेप ले सकते हैं जिससे ये ओवरकम करना इसको स्टार्ट कर दें? किसी भी फियर को दूर करने का एक सिंपल तरीका, कम्युनिकेशन स्किल इतनी पावरफुल होती है कि अगर आपके पास ₹1 ना हो ना तो आप उसमें से भी बिल्ड कर सकते हो। लोगों ने कम्युनिकेशन के थ्रू बड़े एम्पायर खड़े किए हुए हैं और टॉप एमबीएस उनके नीचे काम करते हैं। इन चीजों का ध्यान आज से भी रखना अगर आप शुरू करोगे ना तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ना यू विल बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर। हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया। 2-3 चीजें हैं। एक, लोगों की आंखों में देखना। दूसरा, अगर हो सके स्माइल। तीसरी चीज जो बहुत पावरफुल है, कहते हैं ना सबसे पहले आप माइंड में किसी चीज को जीते हो, ठीक है ना, और उसके बाद वो सच होता है। अगर आप शाहरुख खान की स्टोरी को पढ़ोगे ना तो वो समुद्र के सामने खड़े होकर कहता था, बेटा तेरे सामने मैं घर बनाऊंगा, दुनिया का बेस्ट घर बनाऊंगा। ने अपने को-स्टार से कहा था उस वक्त कि someday I'm going to buy this house. I really did actually. So I just said it like this कि यार अगर घर लेंगे तो बॉम्बे में ऐसा बड़ा सा घर। वॉरेन बफेट जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, you know, he highly recommends that one must learn Public speaking. सोशल मीडिया के एरा में ना लोग कैमरे के सामने बोलने से भी डरते हैं कई बार। स्टेज से ज्यादा कैमरा साई होना एक न्यू चैलेंज हो गया है। नहीं, प्रेमानंद जी आजकल दुनिया में फैले हुए हैं। ऐसा लगता है कभी-कभी ना कैमरा से कि प्रेमानंद जी बाहर निकल के आ रहे हैं। तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा? तुम हो ना। हम तुम्हें केवल तुम परमात्मा के हमारे अंश हो, देखा है, मानते हो ना हो। It is very important, you know, that you send that energy with the intention to serve through that, you know, black hole, through that lens, and people will be able to feel you, see you, and be inspired by your sharing. वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद ऋषि झा। और आज हमारे साथ है अमनदीप थिंड जी। तो एज इन कि आप एक पब्लिक स्पीकर हो, राइट? तो आप लोग ऐसा क्या करते हो या क्या आप हैक दोगे कि स्टेज पे जाते ही आप सारे ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर लो और वो आपके दीवाने हो जाए? आई थिंक किसी भी चीज में बिल्ड करने के लिए आपको ब्रेन मसल्स बिल्ड करने पड़ेंगे। जैसे कि बॉडी बनाते हैं तो एक दिन में तो सिक्स पैक बनती नहीं है, ग्रेजुअल प्रोसेस है ये। ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो स्पीकिंग आपकी करते करते बेहतर होती चली जाएगी। अगर मैं आपको हैक के हिसाब से समझाऊं कि स्मार्ट तरीका क्या होता है, हम सबको ये समझाया जाता है बचपन से कि स्टेज में चढ़ गए तो सारी आंखें आपको देख रही हैं, तो हम उसको एक परफॉर्मेंस की तरह लेते हैं। नेचुरली हमें दिया गया है कि स्टेज पे चढ़ गए, फिजिकल नहीं भी है, सबके सामने खड़े हो, 20 आंखें देख रही हैं आपको, तो आपको परफॉर्मेंस करनी है। और पब्लिक स्पीकिंग में या फिर किसी भी क्राउड को एड्रेस करने में अगर आप परफॉर्मेंस के एंगल को पकड़ते हैं तो आपकी जो एंजाइटी है, आपका जो फियर है, जो डर है, वो एक्सपैंड हो जाता है, बढ़ जाता है आपके अंदर। और फियर, कहते हैं ना कि जब आप इमोशनली डिसबैलेंस्ड होते हैं तो आपका इंटेलिजेंस लो हो जाता है। इसलिए लोग बहुत प्रिपेयर करते हैं, फिर भी ब्लैंक मोमेंट आते हैं, यू नो, स्टेज पे जाकर, क्योंकि वो एंजाइटी किक इन करके और स्ट्रांग हो जाती है आपके अंदर। तो मुझे ये समझ में आया 15 साल में 1000 वर्कशॉप मैंने अभी तक डिलीवर किए हैं, 700 इन पर्सन फिजिकली 25 कंट्री में और 300 प्लस वर्चुअल मैंने जूम पे किए हुए हैं। मैं ये भी डिसएग्री नहीं करूंगा कि 25-30% जो आप करते हैं, जहां करते हैं, जैसे करते हैं, कैन बी परफॉर्मेंस। तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि 30% एट द टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस आप करते हो। बट जब पब्लिक स्पीकिंग लोग करते हैं, आई डोंट थिंक कि मोस्ट केसेस में वो एंटरटेनमेंट करने के लिए होता है। अगर आप कॉमेडियन है, सिंगर है, एक्टर है, तो आपका मेन जो काम है वो लोगों को एंटरटेन करना। थोड़ा थोड़ा आप उसमें बीच में मोटिवेशनल डाल सकते हो। अगर आप दिलजीत दोसांझ को देखोगे तो वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर जाता है, थोड़ा सा, यू नो, वो अच्छा कनेक्ट बनाता है वो हाँ, इंसान। तो वो 10-15-20% यू नो बीच में डाल देता है, पर 80% लोग उसको जुड़ते हैं एंटरटेनमेंट की वजह से। स्पीकर के केस में, थॉट लीडर के केस में, लीडर के केस में, मैनेजर के केस में ये थोड़ा उल्टा हो जाता है। 20% हम एंटरटेन कर सकते हैं, 25%, 70-75% हम जो करते हैं, हम किसी की लाइफ को बदलना चाहते हैं, किसी को नया आइडिया देना चाहते हैं, किसी को इंस्पायर करके नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो ये मेरा रिसर्च है, क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है, कि 70% ऑफ व्हाट यू डू फ्रॉम स्टेज कैन नॉट बी रिलेटेड टू परफॉर्मेंस एंड इट इज अगेंस्ट यू। द मोर यू थिंक अबाउट परफॉर्मेंस, उतना ही डर आपके अंदर बढ़ जाता है, जबकि डर को कम करना है। तो अगर आप परफॉर्मेंस को छोड़कर कॉन्वर्सेशन पे ध्यान दें तो आपका जो फियर है वो कम होने लग जाता है। अब थोड़ा सा ये बात का ध्यान रखना है कि ये चिट चैट नहीं है, यू नो, लाइक ये एक हाई क्वालिटी
वैल्यू बेस्ड कॉन्वर्सेशन है, जिससे आपके ऑडियंस को फायदा हो, उनको वैल्यू मिले. सो मैं ये कहता हूँ कि लेट गो परफॉर्मेंस एंड स्टार्ट डूइंग वैल्यू बेस्ड कॉन्वर्सेशन. और ऑब्वियसली इसमें प्रिपरेशन होगी, इसमें एक स्ट्रक्चर होगा, तो आप घंटों तक बोल सकते हो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके, तो वो होगा. अभी हम थोड़ा चलते हैं कि आपके अंदर नर्वसनेस है, दिल धड़क रहा है, आपको पता है, पर सामने वाले को कैसे ना पता लगे और लगे कि आप कॉन्फिडेंट हो. तो 2-3 चीजें अगर आप कर पाए, शुरू में सब कुछ एक साथ नहीं हो पाएगा. आप गाड़ी चलाते हो, प्रैक्टिस की चीज़ है हाँ, ये, आप हाँ गाड़ी जी। चलाते हो, हुँ, हुँ। तो आपने शुरुआत में हिकअप हुए होंगे, गाड़ी बंद हुई होगी, ब्रेक लगाने टाइम से, जो भी ये चैलेंजेस आए. आप सिर्फ गाड़ी नहीं चलाते, आप म्यूजिक भी बदलते हो सकता है कि आप कोई पर्सनल फ़ोन पे या भी बात करते हो, ईमेल भी कर लेते हो। हाँ, कितने सारे काम आप कर लेते हो. राइट। और कई बार तो पता ही नहीं लगता कि हमने शुरुआत की घर से या ऑफिस से, कहीं पहुंच भी गए. हुँ. वो सारा सबकॉन्शियस चलता रहता है. तो स्पीकिंग में भी ये जर्नी आपकी आ जाएगी. 2-3 चीजें हैं. एक सबसे बड़ी पावरफुल चीज जो होती है, लोगों की आंखों में देखना. कहते हैं हमारी आंखें हमारी रूह की खिड़की होती है, लाइक विंडो टू द सोल. तो अगर हम किसी की आंखों में देखते हैं तो एक कनेक्शन होता है, एक नॉन वर्बल लैंग्वेजिंग जाती है कि प्रभु आए हैं, या फिर somebody special is front of me and I'm feeling good about being with you. हम उन्हीं वक्त में आंखों में नहीं देखते जब हमें डर होता है, या फिर हमें कुछ छुपाना होता है, या फिर हम कंफर्टेबल नहीं होते. तो अगर आप आई कांटेक्ट दे पाए ऑडियंस को, बहुत पावरफुल वो नजर आएगा. दूसरा, अगर हो सके स्माइल, जितनी भी हो सके. शुरुआत में देखिए दिक्कत होती है, मेरे को लगता नहीं कि मैं अपने शुरुआत के 10-15 वर्कशॉप में ज़्यादा स्माइल कर पाया था. कोई मुश्किल से एक आध बार स्माइल किया, क्योंकि मेरे प्रेशर था उस वक्त. अब वो प्रेशर धीरे धीरे चला गया. अब तो जैसे कहते हैं ना, सबकॉन्शियस होने लग गया है. तो अगर आप स्माइल कर पाएं तो वो एक लैंग्वेज ऑफ काइंडनेस मानी जाती है, कंपैशन मानी जाती है, और यूनिवर्सल लैंग्वेज है. तीसरी चीज जो बहुत पावरफुल है, लोग हमारे पाम्स को ऑब्जर्व करते हैं. अब ये आता है हमारे पुराने दिनों से, जब हम जंगलों में रहते थे, हमारे फोर फादर्स, तो उसका एक छोटा सा एलिमेंट हमारे ब्रेन के कहीं हिस्से में है अभी भी. तो जब कोई नया आदमी मेरी तरफ आ रहा है, मुझे समझना है कि वो फ्रेंड है या एनिमी है, वो मैं डिफाइन कर पाता था उनके हाथ की तरफ देखकर. अगर हाथ छुपे हैं या फिर आपने कुछ ऐसे पकड़ रखा है, तो चांसेस हाई हैं कि आप एनिमी हो, आप अटैक करोगे. अगर आपके पाम खुले हुए हैं और आप मेरी तरफ आ रहे हो, तो मतलब कि आप फ्रेंड हो, फ्रेंडली हो. हाँ. तो लोग शायद कॉन्शियसली नहीं जानते होंगे, पर वो आपके ओपन पाम्स को देखना चाहते हैं. अगर आप ओपन पाम्स दिखा देते हो बिगिनिंग में, किसी तरीके से कोई क्वेश्चन पूछकर, हाथ ऊपर करके, तो आप एक सबकॉन्शियस नॉन वर्बल लैंग्वेज को कहते हैं कि कहे बगैर कह देना, उसके थ्रू आप फ्रेंडली नजर आने लग जाते हो. ये सबके लिए है, मेल फीमेल सबके लिए. तो इफ यू कैन, हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, हम बताते हैं कि क्वेश्चन पूछिए, बेनिफिट दीजिए, और हाथ अपने ऊपर करके ऑडियंस को भी हाथ ऊपर करने के लिए कहिए अपने साथ. तो वो एक तो सरफेस लेवल पे लैंग्वेजिंग चल रही है, पर उसका जो अंडरनीथ लेयर है वो ये है कि मैं फ्रेंडली हो रहा हूँ आपके साथ, बाय बिल्डिंग रपो ऑफ शोइंग माई पाम्स टू यू. तो ये 2-3 चीजें जो काम करेगी. पर मैं फिर वही बात पे आऊंगा कि सड़क में गड्ढे बहुत हो चुके हैं. अगर आपने गहराई वाला काम नहीं किया तो ये पैच अप टेम्परेली हेल्प करेंगे, पर उस लेवल पे नहीं हेल्प करेंगे जहां पे आपको लगता है कि यार मैं स्टेज पे जाऊं और जब मैं शुरुआत करूं तो लोग वाव हो जाएं. वो वाव वाला फेज लाने के लिए आपको अपने ग्राउंड लेवल पे बहुत कुछ करना पड़ेगा. करना पड़ेगा. ये बहुत अच्छा है अब वैसे आपने बताया, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने कहीं नोटिस किया ये चीज़ कि पाम्स दिखा के आप अपना वो कर सकते हो. अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन भी है. कई बार ऐसा भी होता है जब आप एक बिगिनर होते हो, आपने कहा कि आंखों में देखो, और मैंने इसकी आंखों में देखा और इसने थोड़ा चुटकुले वाला स्माइल कर दिया, मतलब लाइक ही इज लाइक लाफिंग ऑन मी काइंड, है ना? तो ऐसे टाइम में क्या होता है ना, वो आंख में देखना बहुत मुश्किल हो जाता है ना? इस चीज को कैसे फेस करिए? और उसके बाद ना, आपने कहा ना वो ब्लैंक मोमेंट, तो वो ब्लैंक मोमेंट आने लग जाता है. तो इसको कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं? देखिए क्या होता है ना कि वही फिर गहराई वाली बात आ जाती है. अगर आपको हिचकिचाहट है आंखों में आंखें डालने में, तो आप वो एक जैसे कहते हैं ना कि चिकी स्माइल अट्रैक्ट करोगे. अब सरफेस लेवल पे आते हैं, पैच अप की बात करते हैं, स्ट्रैटेजी जो कि हेल्प करेगी. अगर मान लीजिए किसी ने आपको वो लुक दे भी दिया है, तो आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, रादर देन सोचिए कि अरे यार मुझ में कुछ गड़बड़ है क्या, मैं सही नहीं कर रहा हूँ. तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वाले को दीजिए कि हो सकता है ये मुझे घुमा फिरा के किसी कॉन्टैक्ट से जानता होगा, तो मुझे ये फ्रेंडली लुक दे रहा है. हो सकता है मेरे कजन का कोई फ्रेंड है जो मुझे जानता है, मैं नहीं जानता फिलहाल, तो मुझे ये एक चिकी सी उसने स्माइल दी कि भाई अरे ऋषि मैं तुमको जानता हूँ.
तो वो उसको उस तरह एक्सेप्ट कीजिए अपने फेवर में और आप फिर मूव ऑन कीजिए। और फिर क्या होता है ना कि ऑडियंस में ऐसा भी होगा, जो लोग या तो आप भी जानते हैं और वो भी जानते हैं, या फिर आप नहीं जानते वो जानते हैं, तो आपकी तरफ ना उनका एक सपोर्ट होगा अलग तरीके से। तो आई थिंक वहां से आप शुरू कर सकते हो उन जोन को देखकर, और धीरे धीरे उसको स्प्रेड आउट कर सकते हो बाकियों में भी, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक या दो जगह ही लुक दे रहे हो तो बाकी ऑडियंस लेफ्ट आउट फील करती है। पर क्या होगा कि ना, उससे आपकी थोड़ा कॉन्फिडेंस का ग्रिप बढ़ता चला जाएगा, और जैसे ग्रिप बढ़ता चला जाएगा तो आप दूसरों को भी लुक दे सकते हो। तो और हम लोग ऐसे भी, शायद आपकी बातों से मुझे समझ आया ऐसा कि हम लोग ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे बट हमें उन पे रिस्पॉन्ड नहीं करना है। इमीडिएटली हमें उन लोगों को देखना है जो हमारे कुछ सपोर्टर्स बैठे हैं। कई बार आपने कहा ना कि कुछ हमारे नोन भी कई बार होते हैं, तो उनको आप सामने बिठा के रखो। मे बी इज दैट सो? कैन वी डू दिस? ये शुड वी डू दिस? दिस वर्क्स हम्म। और अगर आपकी ऑडियंस में जान पहचान के कुछ लोग बैठे हैं तो आपके आई थिंक फेवर में है, हम्म। और शुरुआत की जर्नी में ये आपके फेवर में। माइंडसेट की बात यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि दिमाग में प्रिपेयर रहो कि ये होगा, बट उसको इग्नोर करना है। क्लोज इट। बिल्कुल, Shut it क्योंकि off. माइंडसेट ही सबसे बड़ी चीज है जो आपकी कम्युनिकेशन में आती है। वो लोग पिक करते हैं आपके बारे में। द बिगेस्ट थिंग पीपल बाय अबाउट एनी कम्युनिकेटर इन एनी कम्युनिकेशन सिचुएशन, वेदर इट्स अ वन टू वन इंटरव्यू, वेदर आप जूम मीटिंग कर रहे हो, वेदर आप टेडेक्स कर रहे हो, वेदर आप एक बड़े कॉन्फ्रेंस में स्पीच दे रहे हो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, सबसे बड़ी चीज जो लोग खरीदते हैं आपसे वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत पावरफुल है तो फिर उसके बाद आपका जो भी टॉपिक होगा, फेसबुक मार्केटिंग या ब्रांडिंग एक्सपर्ट या सप्लाई चेन एक्सपर्ट या मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, वो सब अच्छा बैठता चला जाएगा। पर अगर कॉन्फिडेंस शेकी है तो उसके ऊपर कोई भी आप टॉपिक लाओगे वो स्ट्रगल करेगा। वो फाउंडेशन है आपका। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये ऐसा नहीं कि होता है नहीं होता है। लोग कहते हैं ना, टैलेंट टैलेंट एक बहुत ओवररेटेड वर्ड है। ये डेवलप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी इंसान कॉन्फिडेंट अगर है, जिस भी लेवल पे है, उसको वो हमेशा 5, 7, 10, 15 लेवल ऊपर ले जा सकता है, अगर वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करता रहे। आप 3 बुक्स अभी बताओ हमें, जो कि एक इंसान को मतलब पब्लिक स्पीकिंग में बेस्ट होने के लिए एक स्टार्टिंग वहाँ से उनको मिले। एक किताब मैं जो रिकमेंड करना चाहता हूँ वो डायरेक्टली पब्लिक स्पीकिंग पे नहीं है, वो डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी की है। उस किताब का नाम है द ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस। ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस में अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत गहराई में चीज लिखी हुई, वही जो मैं कह रहा था ना कि बड़े खड्डे हो गए हैं, तो पैचअप अच्छी चीज है, पर अगर आपको गहराई में काम नहीं करोगे तो चैलेंज आएगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो। हाँ, अगर हम अपने वैल्यूज से बहुत डिफरेंट होकर काम करते हैं ना तो हमें स्ट्रगल बढ़ जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ जाती है, और एनर्जी बहुत ज़ाया होती है। पर अगर आप जब अपने वैल्यूज के साथ अलाइन होने लग जाते हैं ना तो हमारी ऊर्जा और बढ़ जाती है। तो ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस में बताऊंगा। दूसरी किताब में बताऊंगा थोड़ा सा ग्रीड बेस्ड है, वो है गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस। वो किताब आपको समझाती है कि आपको किस तरह के काम में होना चाहिए। वो एक हेजहॉग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि अगर आप उस बिजनेस में जो आपका पैशन है, फाइनेंशियली ल्यूक्रेटिव है, और अगर आप मास्टरी की तरफ बढ़ रहे हो या हो चुके हो, तो आप एक स्वीट स्पॉट हिट करते हो। और आई थिंक कमिंग बैक, मैं वही पहली किताब जो मैंने पढ़ी थी टोनी की, वो अच्छी किताब है। पब्लिक स्पीकिंग पे डायरेक्टली नहीं है, पर जब आप 6 ह्यूमन नीड्स समझते हो, पेन एंड प्लेजर थ्योरी समझते हो, तो आपको वो स्टेज में भी हेल्प करती है। वो है अवेकन द जायंट विद इन। हमारे सबके अंदर ना एक जायंट सोया हुआ होता है, जिस दिन वो जाग जाता है तो फिर हम पॉडकास्ट पे आ जाते हैं। तो क्या है ये पेन एंड प्लेजर थ्योरी? पेन एंड प्लेजर थ्योरी हमारे वेदास में भी है। अगर आप सुन रहे हो तो मैं एक कोर्स रेकमेंड करना चाहता हूँ सबको। इस कोर्स में पैसे नहीं लगेंगे, पर सबसे कीमती चीज लगेगी, वो है आपका वक्त। हाँ, और मेरे अगर बस में हो तो मैं ये मैंडेटरी कर दूं कम्युनिकेटर्स के लिए, सबके लिए। वो है विपासना का 10 दिन का रिट्रीट। अगर आप विपासना के 10 दिन के रिट्रीट में जाओगे तो उसमें भी पेन एंड प्लेजर को अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं। क्रेविंग और अवर्शन, वो उसको वही क्रेविंग, प्लेजर, अवर्शन मतलब हमें अवॉइड करना है चीज़ें। अगर आप और गहराई में जाओगे तो आई थिंक बुद्धा जी बैठे थे, फिर उन्होंने अपने कई जन्मों के क्रेविंग्स और अवर्शन ठीक किए, तो फिर उनको वो निर्वाणा स्टेट मिली। अगर हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को थोड़ा कम कर दें, किसी भी इंसान की कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है अगर वो चाहे तो हमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है ना, वो हमारी पर्सनालिटी का फ्लेयर है, हमारी पहचान है। जब हम अपनी, जैसे कहते हैं ना, मुंह को खोलते हैं या नहीं भी खोलते, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी देते हैं, स्माइल, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ आता है उसमें, तो हम अपनी एक छाप छोड़ते हैं या फिर नहीं छोड़ते हैं। जैसे हम किसी से मिलते हैं ना, तो हमारा जो सबसे बड़ा गिफ्ट एक्सचेंज होता है अपार्ट फ्रॉम फिजिकल गिफ्ट, वो होता है
हमारे कम्युनिकेशन और या कॉन्वर्सेशन। हम अपने कॉन्वर्सेशन से या तो सामने वाले को काफ़ी कुछ दे के जाते हैं या फिर उनको वैक्यूम या खींच के ले जाते हैं। तो वो लोग हमें पसंद होते हैं जो हमारी लाइफ को एनरिच करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन से। हम उनकी तरफ हमारा झुकाव होता है, हम उनको मिलना चाहते हैं। जब भी हम उनके कंपनी में होते हैं हमें बड़ा लाइक अच्छा लगता है। कुछ ऐसे लोग हैं जब हम अवॉइड करते हैं क्योंकि ना वो खींच लेते हैं एनर्जी, आपकी सक कर लेते हैं। सो कमिंग बैक आई वुड से कि अगर हम थोड़ा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कम करें, पेन लेने के लिए तैयार रहें आज की प्रेजेंट टाइम में, तो फ्यूचर में एक टाइम आएगा जब हम और ज़्यादा प्लेजर एंजॉय कर सकते हैं। आपने एक जगह 6 ह्यूमन नीड्स की भी बात करी थी, तो ये क्या है? 6 ह्यूमन नीड हम इंसानों की बेसिक ज़रूरत है। 4 तो बेसिक नीड्स होते हैं, 2 होते हैं फुलफिलिंग नीड्स। जैसे कि हम इंसान को सर्टेनिटी चाहिए, एक हमारी नीड है कि कल को मैं उठूँगा तो मुझे ब्रश वहीं मिलेगा, मेरा बाथरूम मैं यूज़ कर सकता हूँ, मेरी गाड़ी में यूज़ कर सकता हूँ, मेरे जो लव्ड वन्स हैं लाइक पेरेंट्स मेरे हैं, आसपास रहे वो। मेरे आस-पास रहेंगे, सर्टेनिटी। अब देखिए कितनी कमाल की बात है, बनाया तो सब रब ने ही है। अगर सब कुछ सर्टेन होगा, तो लाइफ जीने का मज़ा नहीं आएगा। तो उसका उल्टा भी हमें चाहिए, उसको अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, वैरायटी भी कहते हैं। नई जगह जाना, नया फ़ोन लेना, नई गाड़ी लेना, नया ड्रेस लेना, नए लोगों से मिलना, तो इससे हमारी लाइफ में चार्म बना रहता है। तो ऐसे हमारे 4 बेसिक नीड्स हैं। 2 जो सबसे पावरफुल नीड्स हैं, जिसके ऊपर एज़ अ एशियन थोड़ा कम काम होता है क्योंकि हमारी सर्वाइवल टफ रही है। एक होती है हमारी कंट्रीब्यूशन, एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमारा नेचर होता है 2 लोगों के लिए हेल्प करना, एंड द अदर वन इज़ ग्रोथ। अगर हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना चेंज इज़ इनेविटेबल, चेंज हमेशा हर पल हो रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए चेंज वो हो रहा है जो वो नहीं चाह रहे हैं पर फिर भी उस तरफ चलते चले जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं, आप भी उसमें हो, शामिल हो, कि हम कंट्रोलेबल्स पे काम करते हैं। अगर आप धोनी का इंटरव्यू देखोगे ना, बहुत अच्छी चीज़ कहता है वो, आई वर्क फॉर ऑन द कंट्रोलेबल्स। यस, वर्क फॉर कंट्रोल। हाँ, मेरे विनिंग चांसेस बढ़ जाते हैं, गारंटीड नहीं है। हारना तो है ही है, पर चांसेस ऑफ विनिंग इज मच हायर। सो कमिंग बैक, जो मैं समझा रहा था कि ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज जैसे आप ये काम कर रहे हो, लाइक मोर एंड मोर पीपल मस्ट गेट वैल्यू फ्रॉम योर चैनल, राइट, फ्रॉम योर पॉडकास्ट। ये आपकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी लाता है ना जिसकी कोई प्राइस नहीं है। इट्स प्राइसलेस एनर्जी, इट्स वेरी फुलफिलिंग काइंड ऑफ एनर्जी। जब कोई आपको मैसेज लिखता है ना कि ऋषि सर, आपका वो जो पॉडकास्ट मैंने देखा था, या फिर आपने वो जो लाइन बोली थी, आपने जो वो एडवाइस दिया था, मैंने उस पर काम किया और आज की डेट में मैं इतना कमा रहा हूँ, या फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, या फिर मैं यहाँ पे हूँ, वो उसका कोई प्राइस नहीं है, वो प्राइसलेस है। और ग्रोथ की बात है कि हम ग्रोथ से ना इवेंचुअली गॉड से और अलाइन होने लग जाते हैं। ग्रोथ इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए नए कोर्सेज करना, नई जगह ट्रैवल करना, नए सिरे से अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को ढूंढ कर बाहर लेकर आना, ये सब ग्रोथ में आता है। एक और किताब है, मेरी एक एचआर ने मुझे दिया था, बहुत अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, है ना? तो उस बुक से क्या मैसेज है, मतलब ऑडियंस के लिए? उस बुक का बैकग्राउंड थोड़ा समझ लेते हैं। किताबों में नशा हो गया, नॉन फिक्शन बुक्स पे नशा ही कह सकते हैं, कि हर साल 2-3 किताब तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। फिर बाद में कोर्सेज करने लग गए, तो मेरे ऐसे जो है ना थोड़े रीडिंग में चैलेंज्ड हैं, तो आप लिसन करके भी ऑडियो ले सकते हो, और अब तो वीडियोस भी आ गए हैं, बहुत जरिए हो गए नॉलेज को लेने के। तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का कोर्स था, वीकेंड प्रोग्राम था, गुड़गांव में मैंने अटेंड किया था होटल में। 22 डेलीगेट्स थे, 20 लोग आए थे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, क्योंकि उन कॉर्पोरेट वर्ल्ड मतलब कि पेड फॉर था उनके लिए। 2 पागल थे, एक मैं और एक और मनजोत करके है, चंडीगढ़ से आया था। हम अपने पैसे से आए थे। मुझे अभी भी याद है, ऑलमोस्ट मेरी 2 महीने की सैलरी होगी जो मैंने पे की होगी उस ज़माने में कॉल सेंटर के सैलरी से। ये 2004 की बात है, गुड़गांव में। तो मैं और मनजोत कनेक्ट हुए क्योंकि हम लोग खुद आए हुए थे। बाकी लोग थोड़ा लंच का थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा लगा हमें, रादर देन कि उनको होना था, क्योंकि कंपनी ने बोला कि जाना है आपको, मैंडेटरी है, कंपलसरी होगा। हाँ, तो उन्होंने सीखा, पर मुझे लगता है हम थोड़े ज़्यादा इन्वॉल्व थे। स्टीवन कवी का एक ट्रेनर था, इंडियन ट्रेनर था, बहुत अच्छा पढ़ाया उसने, 2 दिन में हमें पूरा 7 हैबिट्स समझाया। अब मनजोत से दोस्ती हुई एक कॉमन ग्राउंड पे, लाइक माइंडेड लोग कहते हैं ना, दे अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, तो फिर कुछ ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आई। दैनिक भास्कर लॉन्च हो रहा था पंजाब में, तो उसके थ्रू मैं, मनजोत के थ्रू वो मैंने एक उनका साइट ट्रेन किया। कुछ महीनों के बाद मैं और मनजोत चंडीगढ़ में चाय पी रहे थे, तो मनजोत ने मुझे बड़े
प्यार सिंपल तरीके से दोस्त की तरह कहा कि रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ी है? मैंने कहा ये क्या आप चीज़ है भाई? माइंडसेट में तो किताबें बहुत पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड तो किसी ने कहा नहीं। तो उसने बड़े ज़ोर से कहा कि ये किताब पढ़नी ही पढ़नी है तुम्हें। तो फिर मैंने रिच डैड पुअर डैड खरीदी 2004 में, किताब पढ़ी, एसेट लायबिलिटी के बारे में समझ में आया क्योंकि किसी ने समझाया नहीं, तो इसलिए हमारी गलती भी नहीं है। तो वो रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ के पहली आपके बार वो दोस्त मनदीप ने मनजोत मनजोत ने मनजोत सिंह कहा गिल, था। you जी, know, जी, हाँ। और एसेट लायबिलिटी समझ में आने लगा। तो मैं बताता हूँ 2004 के एंड की बात होगी, किताब पढ़ने के बाद ना मैं बाइक लेके द्वारका जाता था। मैं रहता था खिड़की एक्सटेंशन में। बाइक लेके स्कूटर लेके द्वारका जाता था। द्वारका अभी बहुत लिटरली मतलब फ्लैट बनने शुरू ही हुए थे। तो मैं रिसर्च करता था, गुड़गांव जाता था मैं, जहाँ पे लाइक खेत खड़े हैं, मैं सुनता था यहाँ पे कुछ बनने वाला है। तो मैं, पैसे नहीं थे मेरी जेब में, स्टडी कर रहा था, किताब में लिखा हुआ था कि अगर आपको फॉरेन कंट्री जाना सबसे महंगा ब्रीफकेस खरीद लो, पहुंच जाओगे। तो फिर एक और किताब पढ़ी थी कि जो आपको चाहिए कैसे मिल सकता है। तो जहाँ पे साकेत का मॉल बना हुआ ना, ये पूरा खाली ग्राउंड होता था। सेल सिटी वॉक। हाँ, मैं इसके ऑपोजिट में खिड़की विलेज में रहता था। तो ध्यान है सुबह, मुझे, जस्ट सामने है वो। हाँ, सुबह उठ के 5 साढ़े 5 बजे मैं चला जाता था। मेरे को आदत थी, मेरे रूममेट भी अभी तक याद करते हैं मुझे, कहते हैं यार मतलब तेरे अंदर पागलपन थी, मैंने देखा हुआ बचपन से, मतलब उस टाइम से। तो मैं जाके ना वो रिलीज करता था कि जो व्हिच इज नॉट वर्किंग इन माय बॉडी, प्लीज ऑब्जर्व, एक्सेप्ट, टेक इट एंड गिव मी जैसे एनर्जी टू डू मोर, बिकम मोर, आई रिलीज दिस, जो किताब में लिखा हुआ था सब करने लग जाते थे। तो हो सकता है कि एक लेवल पे देखा जाए पागलपन है, पर एक लेवल पे एनर्जी पे ऊपर आप काम करते हो, लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हो। तो 7 हैबिट्स ने मुझे आज की डेट में कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं। है ना? बट वहाँ पे ये कॉमन है, हर दूसरे दिन कोई ये बजा रहा है, कोई वो बजा रहा है, कोई वो बजा रहा है। आप गहराई में जाओगे ना तो आई एम श्योर आपको पता है, बिकॉज आप पंडित फैमिली से हो, आपको अपना कुल, सरनेम, रिलीजन सब रीजन से मिलता है। ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से एक इंसान बेटर इंग्लिश नहीं बोल पाता है? टॉप 3 रीजंस। हम एशियंस को जजमेंट से थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। वहाँ पे भी है, जजमेंट का प्रॉब्लम है। सॉन्ग बना था ना कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे। तो हमें वो गहराई में चीज़ नहीं समझ में आई। नाउ अगर हम कोई लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पर अगर हम बोल नहीं सकते तो ये माइंडसेट इशू है। टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच के देखो, एक लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। लिख सकते हो, तो आपको आ गई ना लैंग्वेज। पर बोलने के वक्त आप प्रेशर इतना ले रहे हो कि वो शब्दावली फ्लो में नहीं आ रहे आपके। और पता क्या होता है, आई थिंक कई बार हम लोग इंग्लिश को एक स्टाइल में बोलना चाहते हैं, एक्सेंट। अब क्या हुआ ना कि मैंने कॉल सेंटर में इतने साल काम किया। अब यूके में मैं 18 साल से रह रहा हूँ, 18.5 साल हो गए मुझे। मैंने अमेरिकन कैंपेन में डायलिंग की है ऑलमोस्ट 1 साल 14 महीने लगा लो, 15 महीने। फिर मैंने यूके कैंपेन डायलिंग की ऑलमोस्ट 1 साल प्लस। फिर मैंने ऑस्ट्रेलियन कैंपेन भी 6-7 महीने डायल किया हुआ है। तो मैंने अलग अलग एक्सेंट, इंग्लिश एक्सेंट के ओरिजिन लोगों से बात की है। अब देखिए यूके में अंदर भी कई सारे एक्सेंट आते हैं। कंट्री तो छोड़ दो, अब यूके के अंदर अगर आप मान लो थोड़ा ऊपर जाओगे, मिडलैंड्स के एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है, फिर स्कॉटिश एक्सेंट है, फिर वेल्च एक्सेंट है अगर आप वेल्स से हो, तो उसके अंदर भी कहते हैं ना कि हर वो पता नहीं कितने किलोमीटर बदले बाणी। तो एक्सेंट तो हमारे इंडिया में भी है। अब इंग्लिश में हमें ऐसा लगता है कि हमें कई लोग ऐसा लगता है या लगता था होगा पास्ट में कि हमें ना यार इस फॉरेनर के स्टाइल में बात करनी है। वहाँ चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इट्स अ मोर ऑफ अ माइंडसेट इशू रादर देन रियल इशू। हाँ, टेक्निक इशू। अगर हम अनजाने लोगों से बात करें ना तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होती जजमेंट की। तो मैं तो रेकमेंड करता हूँ, कुछ लोग पूछते हैं मुझे इंग्लिश के बारे में। हमारे ज़माने में क्या था, जब हम कॉल सेंटर ज्वाइन किया तो हमें बताया गया था कि आप लोग ये न्यूज़ चैनल देखा करें, BBC, CNN। तो आप जितना उस तरह की इंग्लिश सुनोगे ना तो आपकी ब्रेन जो है ना उसमें ट्यून इन करने लग जाती है, तो उससे आपको हेल्प मिलती है। फिर हमें न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बहुत कहा जाता था, जबकि न्यूज़पेपर का जो चैलेंज है कि उसमें 80% पेजेस नेगेटिव हैं। जब तक नेगेटिव न्यूज़ नहीं लिखोगे तो लोग देखेंगे नहीं, पढ़ेगा नहीं कोई। हाँ, तो आप एम्पावरिंग किताबें पढ़ें, उसको थोड़ा चेंज कर दें। आप कॉल सेंटर में कॉल लगा लें हर रोज़, 10-15-20 मिनट प्रैक्टिस करें स्ट्रेंजर के साथ। आप इंग्लिश चूज़ कीजिए और फिर स्ट्रेंजर से बात कीजिए। होम लोन नहीं चाहिए, होम लोन के बारे में डिस्कस करते रहो, ये इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट, इतने साल, वो साल। कोई एयरटेल के बारे में अपने कुछ बात कर ली, ये प्लान, वो प्लान। फ्लो बनाना है। और अगर आप अपना एनवायरनमेंट बना लोगे इंग्लिश स्पीकर्स का,
तो वो आपको बहुत मदद करेगी, क्योंकि 5 से 7 लोग जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ये देखा गया है बाय डिफ़ॉल्ट आप वैसे बनने लग जाते हो। अब मेरी जो डॉटर है, वो इसकी लिविंग लाइव एम्बॉडीमेंट एग्ज़ाम्पल है। हुँ, वो यूके में पैदा हुई, हमारे दोनों तरफ गोरे फैमिली रहती है, हुँ। स्कूल में मैंडेटरी है उसको इंग्लिश बोलना, जबकि पंजाबी बच्चे पढ़ते हैं, पर वो पंजाबी में बात नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहते। उनका बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ही इंग्लिश है और प्लस उसके अंदर एक एक्सेंट आता है जो हमें सुनने में लगता है, पर उसके लिए वो एक्सेंट नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही माहौल में पैदा हुई है, तो वो अपने स्टाइल में इंग्लिश बोलती है। अब हम अगर वो एग्ज़ैक्ट स्टाइल कॉपी करना चाहेंगे तो फ़ेयर नहीं है ना। कोई इंसान मान लो लंदन में पैदा हुआ है, आप उसकी तरह एग्ज़ैक्टली बोलना चाहते हो, तो नहीं वो फ़ेयर पॉसिबल। नहीं है। हुँ, अब उसकी हिंदी जो है वो थोड़ी-सी स्वीट की तरफ ज़्यादा जाती है, जबकि हमारी हिंदी में शुद्धता है। एक अलग तरह की ना, जैसे कहते हैं ग्रिप है। हुँ, तो आप अपनी लैंग्वेज में पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में, वो चाहे स्पेनिश है, वो तमिल है, तेलुगु है, महाराष्ट्रियन है, डज़न्ट मैटर। बट हाँ, वही है ना कि अगेन कमिंग बैक, इंडियंस हम प्रेशर लेते हैं और जितना हम प्रेशर लेते हैं उतना ही हमारा वोकल कॉर्ड स्ट्रगल करता है फ्लो को बनाने में, ठीक है ना? अगर हम वो प्रेशर छोड़ दें टू बी लाइक समबडी, टू स्पीक लाइक समबडी, हम अपने स्टाइल में बात करें, तो वो धीरे-धीरे इंप्रूव होने लग जाएगी एंड प्लस हमें हेल्प लेनी चाहिए। अगेन वही एनवायरनमेंट में जाना चाहिए, मेंटर से जुड़ना चाहिए और धीरे-धीरे इंप्रूव करनी चाहिए इंग्लिश। लैंग्वेज की जब हम लोग बात कर ही रहे हैं ना, तो एक छोटा-सा ना आजकल ना एक न्यूज़ में चल रहा है ये चीज़ कि अगर आप महाराष्ट्र में हो तो आपको मराठी बोलनी चाहिए, ठीक है? अगर आप तमिलनाडु में हो तो आपको तमिल आनी चाहिए। आप इसके कितने फ़ेवर में हो या कितने अगेंस्ट हो इस थॉट प्रोसेस के? आई थिंक मैं ना तो फेवर में हूँ ना अगेंस्ट हूँ, बस ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी जगह में पले बड़े हो तो आपको लैंग्वेज आने लग जाती है। हुँ। अगर आप देखोगे तो मेरे अंदर बंगाली ब्लड है, बट हैविंग सेड दैट हम ज़्यादा अपने फादर के नाम से ज़्यादा जुड़ते हैं और उसी तरफ फैमिली को ले जाया जाता है। बिकॉज़ मेरी पैदाइश कलकत्ता में हुई थी, तो मैं बंगाली बहुत अच्छी बोलता हूँ और बहुत अच्छी समझता भी हूँ और थोड़ी बहुत मैं पढ़ लिख भी लेता हूँ, क्योंकि ना वो थर्ड लैंग्वेज होती है, आपको 3 साल पढ़नी पड़ती है। तो मैं टूटी-फूटी बंगाली छोटी-मोटी पढ़ लेता हूँ, सिंपल वर्ड्स इधर-उधर और टच वुड बोलना और समझना तो बिल्कुल 99% मुझे अभी भी आता है, जबकि मुझे कलकत्ता छोड़े हुए 30 साल हो चुके हैं, 31 साल। और इतना मेरा प्रैक्टिस भी नहीं है। कभी-कभार कोई पुराना दोस्त मिल जाए या कोई पुराने जानकार मिल जाए तो मैं उनसे बंगाली बात करता हूँ, या लंदन में कभी कोई बंगाली मिल जाए लोग तो बात करता हूँ। मान लो कि साल में गिन के 10-15 घंटे मैक्सिमम मैं बात करता हूँ पूरे साल में बंगाली में, पर मेरा फ्लो बना हुआ है। तो इस तरह से आपको लैंग्वेज उस जगह की आ जाती है। आप मान लो आप वहाँ पे पले-बड़े नहीं हो, जैसे मेरे डैड थे। तो मेरे डैड को बंगाली काफ़ी हद तक समझ आती थी। बोलते वो बहुत ही कम थे, लाइक ऑलमोस्ट समझ लो कि 10% बंगाली टूटी-फूटी, उसमें हिंदी जोड़ के उनको लगता था बंगाली है, वो बोलते थे। अब उन पे आप प्रेशर बनाओ कि भैया आपको ये लैंग्वेज आनी ही चाहिए बिकॉज़ आप इस स्टेट में रहते हो या फिर इस एरिया में रहते हो। आई थिंक मेरे इट्स हिसाब नॉट से फेयर। फेयर नहीं है। हुँ, क्योंकि देखिए, अब कुछ कंट्रीज़ इसको मैंडेटरी कर रही हैं कि इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है आपको। हुँ, वो अभी 5 साल 10 साल से हुआ है। आइल्स वगैरह। हाँ, उससे पहले इतना मैंडेटरी नहीं था। अभी भी आपको यूके में क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ से उस एक्सपीरियंस से बात कर सकता हूँ। ऐसे बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग ही मैं कहूँगा क्योंकि वो 70-65 में पहुँच चुके हैं। वो आज से 40 साल पहले यूके गए थे। शिफ्ट होता है। इंग्लिश उनको बहुत बेसिक आती है। लाइक उनको ना गिने-चुने आई थिंक 10-15 स्टेटमेंट्स आते हैं। वो उन्हीं से काम चला रहे हैं। वो मल्टी मिलियनेयर हैं। उनके 100 प्रॉपर्टीज़ हैं, 50 ट्रक्स हैं उनके। बड़े उन्होंने रिटेल शॉप्स खोल रखे हैं साउथ हॉल के स्ट्रीट्स में। अगर आप उनसे बात करोगे आपको लगेगा अरे! ये तो कुछ समझ नहीं आया। इतना बड़ा मल्टी मिलियनेयर क्या इंग्लिश टूटी-फूटी बोल रहा है, ओके कैश गिव इट, ओके टाइप बाय। तो आपको लगेगा ये तो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि हमें होता है ना यार इतना बड़ा बिज़नेसमैन होगा तो लैंग्वेज तो मस्त ही होगी। हाँ, मस्त होगी। पर उनकी गलती नहीं ना, तो गाँव से खेड़े से आए हैं ना, वो तो स्कूल भी नहीं गए। अगर गए भी हैं तो पंजाबी मीडियम स्कूल पे गए हैं। 7वीं, 8वीं, 5वीं, 6वीं करी है। थोड़ा बहुत वो साइन कर लेते हैं, टूटी-फूटी जो भी है, थोड़ी बहुत टूटी-फूटी वर्ड्स पढ़ लेते हैं और इंग्लिश उन्होंने आस-पास से पिक कर ली, बहुत बेसिक जिससे काम चलता है। बट बिज़नेस तो करते हैं ना वो। उनकी वर्क एथिक्स को आप बीट नहीं कर नॉलेज सकते। का लैंग्वेज से कोई लेना-देना नहीं है। बिल्कुल। हुँ, तो आई थिंक मैंडेटरी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बट अगर आप देखिए किसी जगह पे रहते हैं तो आपको लैंग्वेज पिक करनी भी चाहिए। जैसे जर्मन में अगर आप मान लो जर्मन लैंग्वेज नहीं क्लियर करते, मेरा स्कूल फ्रेंड है, उसकी वाइफ ने क्लियर किया, उसको पीआर मिल गया है। उसकी बेटी वहीं पैदा हुई थी तो उसको जर्मन By का default। पासपोर्ट मिल गया। वो ले नहीं रहा है, वो आईटी का बंदा है, कहता मुझे ज़रूरत ही नहीं है और उसको जर्मन ठीक-ठाक आ गई है अब तक। ऑलमोस्ट उसको आई थिंक 20 साल होने वाले हैं, लाइक 18 हो गया उसको।
तो आई थिंक फिर करनी पड़ती भी है ना, जब डिमांड है तो फिर आपको करनी पड़ेगी। तो आई थिंक दिस नॉट नो हार्म, बट अगर हो सके तो मैंडेटरी भी नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आजकल के यूथ ग्रेजुएशन करने के बाद भी उनके लिए मतलब जॉब लेना एक स्ट्रगल हो जाता है? आई थिंक जो हमारे सिलेक्टर्स हैं ज़्यादातर, जो जॉब इंटरव्यूज ले रहे हैं, आई थिंक वो एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन के साथ ले रहे हैं। हम किसी को उतना ही क्वालिफाइड मान सकते हैं जितना वो एक्सप्रेस कर सकता है। अब मान लीजिए आपको आता इतना है, आपने इतना नॉलेज एक्वायर किया है, पर जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप इतना ही एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो मेरी जो क्या कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पर्सन जो मेरे सामने है, कि जिसको मुझे हायर करना है, और ये 3 स्किल्स मुझे उनके अंदर मिलने चाहिए, मुझे कम्युनिकेशन के थ्रू वो एक ही स्किल मिल पा रहा है। अब मान लीजिए कुछ केसेस में वो लोग आपको टास्क देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि टास्क इंसान घर पे कर रहा है। मान लीजिए आप वीडियो एडिटर हायर करना चाहते हैं, आपने टास्क दिया उसको कि मुझे वीडियो में ये चाहिए। अब आपने अपने कज़न से बनवा लिया, दोस्त से बनवा लिया, आपने भेज दिया, मुझे तो बड़ा पसंद आया वीडियो एडिटिंग आपका, और जब आप इंटरव्यू में आए तो आप ज़्यादा बता कुछ नहीं पाए, तो मुझे वहाँ पे भी चैलेंज नज़र आया हल्का सा। मान लीजिए मैंने आपको हायर कर भी लिया, उसके बाद मैं आप जब से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं समझ नहीं पा रहा कि आप किस दुनिया में हो और किस तरह मैं आपकी दुनिया तक पहुँच सकता हूँ, ताकि वो 9 नंबर आपको 9 नज़र आए, 6 ना नज़र आए। आपकी तरफ गलत नहीं है, आपको 6 नज़र आ रहा है। सो कमिंग बैक, ये चैलेंज नई जनरेशन को आ रही है, और इसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने बच्चों को फ़ोन पे पोएम्स लगा के छोड़ा हुआ है। हमने बच्चों को कमरे दे रखे हैं जिसमें हम आ नहीं सकते बिल्कुल, जो कि मैं मानता हूँ प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए, नॉक करके जाना चाहिए। मैं इस बात पे, क्योंकि मैं वेस्टर्न वर्ल्ड से हूँ, तो मैं इस बात को रिस्पेक्ट करता हूँ कि मेरी स्पेस में कोई इंटरफेयर ना करे, करे तो एक कर्टेसी के साथ करे। तो वो ही स्पेस मुझे आगे सामने वाले को भी देना है। बट अगर उनको पूरी उस दुनिया में छोड़ दोगे आप, और आपको ये नहीं पता व्हाट दे आर वाचिंग, व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दे आर टेकिंग इन ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज कम्युनिकेशन मेक्स अस और ब्रेक्स अस। हर इंसान कम्युनिकेट करता है। इफ यू नॉट टॉकिंग टू एनीबडी एल्स, यू टॉकिंग टू योरसेल्फ, एंड द क्वालिटी ऑफ दैट कम्युनिकेशन डिफाइंस हु यू बिकम। क्या आपको लगता है कि आजकल डिग्रीज की वैल्यू कम होती जा रही है और प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन एंड अडेप्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए? देखिए, कोई चीज़ हम इसके बारे में बात कर रहे थे, कोई चीज़ 60-70 साल पहले डिज़ाइन हुई, एक सर्टेन रिक्वायरमेंट के लिए। इंडस्ट्रियल एज में बड़ा काम किया इसने। आई थिंक 1990s के एंड तक आते हुए, इवन मे बी 2000 इश तक बिगिनिंग में ये काम कर रही थी। उसके बाद हम लोग इंफॉर्मेशन एज में मूव कर गए। अब तो हम एआई के ज़माने में आ गए हैं। एक बड़ी रिपोर्ट आप 5 से 10 मिनट में निकाल सकते हो। अगर आप सही प्रॉम्प्ट दोगे ना एआई को, तो वो आपके लिए बना के दे देगी। कई लोगों के लिए जादू होगा, हमारे ऐसे जो लोग हैं हमको लगता है ये तो जादू हो गया, ऐसे कैसे हो गया, हमें तो 15-20 घंटे लग जाते थे काम करने में, तुमने 15 मिनट बना दिया, ऐसे कैसे? तो सही प्रॉम्प्ट में वो काम हो सकता है। तो आई थिंक खुद हमें सोचना चाहिए कि जो एक सिलेबस 50, 60, 70 साल पहले बनी थी, वो आज कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है। No disrespect to school and college, some have adapted well, some are doing lot of changes, let's say bringing AI and new ways of learning. Most are still in those olden days of covering syllabus, teaching history as it is, teaching chemistry as it is, teaching physics as it is, without questioning कि ये कहाँ यूज होगा। और मेरे से जो लोग हैं ना, खुराफाती या क्यूरियस सोल वाले, स्कूल कॉलेज में बहुत स्ट्रगल करते थे। मैं तो बहुत फेल हुआ हूँ स्कूल में अपने। मेरे टीचर्स को तो कोई होप नहीं था कि मैं कुछ बन पाऊंगा। बाद में समझ में आया कि जो तरीका था उनका पढ़ाने का, वो मेरे लिए अडेप्टेबल या सूटेबल नहीं था। मेरे में कोई गड़बड़ नहीं थी, मैं 5 सेंसेस से सीख रहा था। मुझे एक्सपीरियंशियल रीजनिंग चाहिए थी कि मैं सीख क्यों रहा हूँ भाई, ये मैं कहाँ यूज़ करूँगा। और मुझे एक बार तो आप यूज़ बता दो, एक बार आप मुझे कनेक्ट करवा दो कि यहाँ से सक्सेस आएगा, पैसा आएगा, क्रेडिबिलिटी आएगी, रिस्पेक्ट आएगा, फेम आएगा, जो भी हमारी ह्यूमन नीड्स है वो मीट होगा, तो मैं तो घुस जाऊंगा भाई साहब। मैं तो दिन रात लगा दूंगा उस टॉपिक के अंदर। पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि टॉपिक हम यूज़ कहाँ करेंगे, तो मुझे पढ़ा क्यों रहे हो, तो मैं वो क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ। तो आई थिंक इन मोस्ट केसेस एजुकेशन इज स्टिल इन ओल्ड डेटेड स्टाइल, एंड वी मस्ट स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट। अगर आप देखोगे ना, रिसर्च में बता रहे हैं कि एग्जैक्ट परसेंटेज तो मुझे पता नहीं, मुझे जहाँ तक समझ में आया अभी आज की डेट में कुछ 7-8% एकेडमिक पॉपुलेशन डिक्रीज हो चुकी है। विलिंगली बच्चे 16, 18, 20 साल के, जिनको नॉलेज है, जिन्होंने चीज़ें
एक्वायर कर ली हैं, ये नहीं कि वो डम है, ये नहीं कि उनको नॉलेज नहीं है, उनको रियल नॉलेज है, रियल चीज़ें क्या वर्क करती हैं। आपने शार्क टैंक में भी देखा, कुछ बच्चे आए, उन्होंने बोला कि हमने वॉलंटरीली जी एकेडमिक ड्रॉप किया है। तो ऐसे कुछ 7-8% पॉपुलेशन आ गई है यंग जनरेशन में, जो कि इंटेंशनली विथ एब्सोल्यूट सेंसेस कॉलेज या यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अगेंस्ट इट. I'm also not encouraging कि you must drop school and college or let's say university and start following your passion like wildly and madly. You have to do your homework. प्रैक्टिकल स्किल ज्यादा आजकल वर्क कर रहा है, हाँ, है ना? कि आपको थोड़ा होमवर्क हम्म, करना चाहिए, बट आई थिंक अगेन कमिंग बैक जो आप पूछ रहे थे ना, उसमें ऑलरेडी आंसर है कि स्कूल कॉलेज की कई सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, तो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, जॉब मिल नहीं रही है, आपको पता ही लग रहा है। आप डिग्री ले जाके जा रहे हो कि एक पेपर है मेरे पास, देखो जी मैंने इतना परसेंटेज बनाया है, तो अब मुझे जॉब दे दो। तो वो कह नहीं रहे हैं होता है। हम लोग भी जैसे इंटरव्यू लेते हैं ना, तो हम लोग उसके नॉलेज को समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे को स्किल चाहिए, उस स्किल में वो क्या परफॉर्म कर रहा है, उसमें वहां पे मेरे को कैसे वैल्यू एडिशन कर सकता है। जब हम रिसेशन प्रूफ होने की बात करते हैं, तो इसका एक्चुअल मतलब आजकल के यंग जनरेशन के लिए क्या होता है? कोई भी बिजनेस या सर्विस होती है ना, उसमें रिसेशन, कोई नहीं, ज़्यादा कई सारे ऐसे बिजनेस और सर्विसेज जिसमें रिसेशन आ सकता है या आता है। कम्युनिकेशन को एवरग्रीन स्किल माना जाता है। अगर आप वॉरेन बफेट का एग्जांपल लेंगे, तो वो पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल को सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे डालते हैं वो। कम्युनिकेशन स्किल इतनी पावरफुल होती है कि अगर आपके पास ₹1 ना हो ना, तो आप उसमें से भी बिल्ड कर सकते हो। मान लो सेल्स का एक टेक्निक आ गया आपको, ठीक है ना? आपने कहीं भी जॉइन कर ली, क्योंकि अच्छे सेल्समैन की या अच्छे सेल्सवुमन की ज़रूरत होती है, और अपने कम्युनिकेशन से आप बिल्ड करना शुरू करोगे, तो वहाँ से द स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप टोनी का बैकग्राउंड डिग करोगे, तो ही वाज़ अ सेल्स पर्सन, ही यूज्ड टू सेल फॉर जिम रॉन, और वहाँ से उसने देखो कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। सब जानता हूँ उनको अच्छे। हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोगों ने कम्युनिकेशन के थ्रू बड़े एम्पायर खड़े किए हुए हैं, और टॉप एमबीएस उनके नीचे काम करते हैं। तो इट रियली प्लेज अ बिग रोल इन योर लाइफ। एक ना स्मार्ट इंप्रेशन देता है सामने, मतलब आप जितना कॉन्फिडेंट साउंड करोगे ना, तो उससे सामने वाले को लगता है ये तो कोई है, तो है ना? बिजनेस होता है ट्रस्ट पे, और ट्रस्ट बिल्ड होता है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन से। या नहीं बिल्ड हो रहा वो भी कम्युनिकेशन से, ठीक है ना? तो ट्रस्ट अगर आप बिल्ड करने लग जाओगे, रेपो बिल्ड करने लग जाओगे, लोगों से जुड़ने लग जाओगे, तो कोई भी दुनिया का काम है जो नहीं मतलब आप नहीं कर सकते। कोई भी आपको टेंडर पास करवाना है, कोई भी बड़ी फाइल्स आपको पुश करवानी है, कोई भी बड़ा टिकट आइटम, आपको मान लो जेट बेचना है, तो जेट बेचने से पहले हम ह्यूमन को खरीदते हैं जो जेट बेच रहा है, ठीक है ना? तो वो कम्युनिकेशन पे होता है। तो मैं एक ऐसे आर्किटेक्ट को जानता हूँ जो कि इतने स्किलफुल हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता वो किस लेवल के स्किलफुल हैं, बट वो कम्युनिकेशन में वीक हैं। ऐसे नहीं वीक है, नॉलेज वाइज वीक नहीं है, लेकिन जब वो किसी से कम्युनिकेट करते हैं ना, तो फिर वहाँ पे वो दिक्कत दिखता है उनमें, है ना? और या कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता है कि वो एक इंट्रोवर्ट इंसान है और वो ये चीज़ें उनके लिए नहीं बनी है, तभी बहुत बड़े बड़े डील्स उनसे ना मिस हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को ना अपने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहिए, राइट? तो आप कुछ बेसिक्स हमें बता दो कि इन इन चीज़ों का ध्यान आज से भी रखना अगर आप शुरू करोगे ना, तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ना यू विल बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर। आई थिंक पहले चीज़ तो आपने जो स्टेटमेंट उनके बारे में बताया, उसी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि इफ़ आई थिंक आई कैन, आई कैन, इफ़ आई थिंक आई कांट, आई कांट। जैसे कहते हैं ना कि ये बहुत बड़ा फाउंडेशन है आपको किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए। चाहे फिर वो सिंगिंग हो गई, चाहे फिर वो प्लेइंग ग्रेट क्रिकेट हो गया, या चाहे यू वांट टू बिकम अ ग्रेट स्विमर। If you constantly keep saying and keep believing that I can never ever become a good swimmer, you will never become. आप टॉप मेंटर्स ले लो, आप टॉप किताबें पढ़ लो, टॉप पूल ले लो, आप बन नहीं पाओगे। तो आई थिंक ये जो बिलीफ है ना, फाउंडेशन लेवल पे, माइंडसेट पे आपको काम करना बहुत जरूरी है। अब जो ये आपको आता है ना कि आई कांट, इट ऑल्सो इज अ लॉट सराउंडेड विद योर एनवायरमेंट। इफ यू हैव पीपल हु कॉन्स्टेंटली ब्रिंग यू डाउन, इफ यू हैव पीपल कॉन्स्टेंट टेलिंग यू भाई ऋषि तेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ यार ये सब, बना ही नहीं है तो मेरे भाई, तो वो सच बनने लग जाता है, और वही सच वर्ल्ड को नजर आता है। कहते हैं ना, सबसे पहले आप माइंड में किसी चीज को जीते हो, ठीक है ना, और उसके बाद वो सच होता है। अगर आप शाहरुख खान की स्टोरी को पढ़ोगे ना, तो वो समुद्र के सामने खड़े होकर कहता था, बेटा तेरे सामने मैं घर बनाऊंगा, दुनिया का बेस्ट घर बनाऊंगा। अब देखो वो मन्नत में रहता है, ठीक है ना, वो बिल्कुल समुद्र के सामने है। वहां लोगों का, जैसे कहते हैं ना कि भीड़ लगती है वहां पे लोगों की। आज से कितने साल पहले, मान लो 35 साल या 40 साल पहले, वो ये विजन को लिव कर रहा था।
कॉन्स्टेंटली, और वो आज रियलिटी बन गई है। सेकेंडली, मैंने पहले भी ये जिक्र किया, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर्स के एनवायरनमेंट में रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हो फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट। अगर आप कंपेयर करो कि यार मुझे एग्जैक्टली ऋषि की तरह बात करना है या टोनी की तरह करना है या अमनदीप की तरह करना है, तो दैट इज नॉट फेयर। बट अगर आप टोनी, ऋषि, अमनदीप के नेटवर्क जैसे नेटवर्क में उठने बैठने लग जाओगे ना, तो आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट होने लग जाएगी। अपलिफ्ट होने लग जाती है। एंड कमिंग बैक, थर्ड, आपको आई थिंक कुछ इंटेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए। जैसे हम लोग एक पढ़ाई करते ट्रेनिंग्स हैं आर इम्पोर्टेंट हाँ एक्चुअली किसी चीज को पाने के लिए, तो इसी तरह कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इसके ऊपर बहुत इंटेंसली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करना चाहिए। अगर आप करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होने लग जाएगी। Gen Zs often value purpose, flexibility, and growth over hierarchy. How does this shape their career journey? So I think there is nothing wrong in Gen Zs being very productive for the time they're supposed to be with you. अगर मान लो कोई Gen Z 6 बजे तक अपनी प्रोडक्टिविटी पूरी देता है या बेटर देता है या ऑलमोस्ट क्लोज देता है, और फिर वो कहता है कि सर 6 या मैम 6 बजे के बाद मेरा विंडो क्लोज होता है, यहाँ पे मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में जाना है, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे यहाँ पे मॉल पे जाना है या फिर मूवी देखनी है या मुझे ये गेम खेलनी है, तो ये मेरा टाइम है एंड आई वांट टू बी विद दैट टाइम फॉर माई सेल्फ। यहाँ पे आई डोंट अलाउ एनी वर्क टू कम इन और समबडी एल्स टू कम इन। आई थिंक ये बुरी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। बट एक क्वेश्चन में वापस लाना चाहूँगा कि अगर Gen Z उस 9 to 6 में प्रोडक्टिव नहीं है और वहां पे वो डिस्ट्रैक्टेड है ना, प्रॉब्लम तो वहीं पे है। आप फ्री टाइम में क्या कर रहे हो ना, आजकल इतना ज्यादा उस बिजनेस ओनर को या उस बिजनेस को जरूरत नहीं है। मतलब वट एवर यू आर डूइंग एट योर टाइम, दैट इज फाइन, बट इफ यू आर नॉट प्रोडक्टिव एट योर ऑफिस आवर्स, दैट इज नॉट फाइन। दे आर डिस्ट्रैक्टेड एट दैट प्लेस, ये प्रॉब्लम है। वो तो बिजनेस का फंडा ही है, वो तो लाइफ का फंडा है, लॉ ऑफ द नेचर है दैट इफ यू आर नॉट गिविंग बैक टू द सोसाइटी देन यू कांट एग्जिस्ट ओवरऑल एज अ पर्सन इन द लॉन्ग रन। You will have to give back. That's why your existence as a human is there. Gen Zs जो हैं, अगर जुड़ जाएं आपके साथ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से वो दिल जान लगा देंगे आपके लिए काम करने के लिए। हैविंग said that, उनके कुछ अपनी सेट प्रायोरिटीज हैं जो कि वो उस पर स्टिक ऑन करना चाहते हैं। आई थिंक इट इज राइट एंड इट इज ओके फॉर मी इन मोस्ट केसेस। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि थोड़ी चीज़ें मिसयूज हो सकती हैं, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर सकता है, वहाँ पे भी थोड़े से हल्के से आपको टफ या हार्ड मेजर्स लाने पड़ते हैं। बट मोस्ट केसेस में अगर आई थिंक आप दिल से किसी भी टीम के मेंबर से जुड़ते हो, वो आपके लिए दिल जान लगा देगा आपका काम करने के लिए। और अगर वो मान लीजिए कि 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी मुझे 6 घंटे में दे सकता है, दैट इज फाइन, कोई इशू नहीं है ना। मैं तो कहता हूँ अपनी टीम को ना, आप गोवा में बैठ के बीच के सामने बैठो, मेरा काम होना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन अगर है, वीडियो एडिटिंग है, आप चाहे जाके पहाड़ों में बैठ के वीडियो एडिटिंग करके मुझे दो, उससे मतलब नहीं, टाइम पे काम करके दे दो, बात खत्म। बिल्कुल। और पता क्या होता है, अगर आपका एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है और कुछ महीनों के बाद ना उसके काम में डाउनफॉल आता है, इन मोस्ट केसेस अगर आप डिग डीप करोगे ना, इट इज अ इमोशनल प्रॉब्लम दे आर गोइंग थ्रू। मैं तो अपनी टीम के साथ खुल के बात करता हूँ, मुझे पैटर्न नजर आते हैं क्योंकि आई एम ब्लेस्ड टू बी इन दिस काइंड ऑफ वर्क, सो आई अंडरस्टैंड माइंडसेट, आई अंडरस्टैंड साइकोलॉजी। तो मैं साइड में ले जाता हूँ उनको, 1-to-1 पे पूछता हूँ, और कुछ केसेस में शेयर नहीं होता या टाइम लगता है। ज़्यादातर केसेस में लोग खुल जाते हैं, बता लाइक देते हैं। दे टेल यू कि सर मेरा ये रिलेशनशिप का प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर माय डैड इज गोइंग थ्रू सम सर्जरी एंड दैट इज अफेक्टिंग माय वर्क। क्योंकि एक अगर एम्प्लॉय इतना अच्छा काम कर रहा है आपके लिए और वो सडनली ड्रॉप होता है, तो उसमें स्किल की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ चल रहा है उसके लाइफ में, या फिर कुछ डिफरेंसेस हुए हैं टीम के साथ, किसी ने कुछ बोला है, तो वो फिर आप जब कम्युनिकेट एक और छोटा सा चीज जो मैंने नोटिस किया है ना, दैट इज अप्रिशिएशन। उनको उस टाइम पे अगर अप्रिशिएट भी करो, नॉट उस टाइम पे, अगर उनको रेगुलर बेसिस पे अप्रिशिएशन नहीं मिलता है ना, तो उनको लगता है कि उनको जो चाहिए उनको मिल नहीं रहा है। ठीक है, फिर वो डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं कई बार। एप्रिसिएशन तो देखिए सबके लिए मैजिकल है, बट इन जनरेशन्स को ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, इनकी बेसिक नीड तो पूरी हो चुकी है। दादा ने सिक्योरिटी दे दी, पापा ने थोड़ी लग्जरी दे दी, और अब इनको क्या करना है? दे हैव एवरीथिंग। अगर आज इनके पास जॉब नहीं भी है ना, तो दे डोंट गिव अ, है ना? उनको जाने दो, उनको नहीं चाहिए कुछ। उनको पता है ना पीछे पड़ा हुआ है सब कुछ, उनको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन पहले वाली जनरेशन में ये प्रॉब्लम थी। हम लोग के दादा के टाइम में बहुत स्ट्रगल्स थे, पापा के टाइम में थोड़े कम हो गए। अब हम लोगों को इश्यू ही नहीं है, मतलब लाइफ ऐसे ही चल रहा है। हाँ, लेकिन देखिए वो जैसे कहते हैं ना कि एक बेसिक नीड मीट करने की जो चैलेंजेस थे वो काफी बच्चों में आजकल चले गए हैं,
और एक अच्छी चीज़ है ये, बट बुरी उन्हें चीज़। समझना चाहिए ना, ये चीज़ जा भी सकता है ना? देखिए, ये कहना और इसको एक्सपीरियंस करना, कहीं न कहीं मुझे जितना लगता है आपने भी ये चैलेंज फेस किया है। हमारी जनरेशन ज़्यादातर लोगों ने किया है। हैविंग सेड दैट, देखिए क्या होता है ना कि एक पुराना ट्रेंड चला आ रहा है जो कि आई थिंक बंद होना चाहिए। आई थिंक कुछ हद तक हो भी रहा है। मैं इंटेंशनली इस पे काम करता हूँ। मैं अपने बच्चों को ये नहीं सुनाता कि यार मैंने 5 माइल पैदल चला 1 पाउंड बचाने के लिए। मैं सिलेंडर ट्यूब में लगा के तपती धूप में 4 किलोमीटर साइकिल चला के आता था। मेरे ज़माने में ये होता था, मेरे ज़माने में वो होता था। आई थिंक ये यार रटी-रटाई डायलॉग्स हैं, ये इनको कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बचपन के स्टोरी है कि मैं कम्युनिकेशन पे शायद कैसे आया। उसका एक नींव, जिसे कहते हैं ना नींव का पत्थर रखा जाता है, वो बचपन में रखा गया था। तो मैं अपने ननिहाल जाता था कलकत्ता में, और मेरे एक मामा जी थे जो कि बहुत जल्दी चल बसे फॉर सम बैड हैबिट्स ही हैड। तो उनके 7-8 फ्रेंड्स थे। उनमें से एक जो फ्रेंड था उनको हम गैना मामा कहते थे। निकनेम था उनका गैना मामा अंकल। हम बहुत फॉन्ड थे उनके उनके लिए। हम ननिहाल जाके अपने मामा को नहीं ढूँढते थे, उनको ढूँढते थे। और कुछ ऐसे भी और अंकल थे जो हमारे लिए गिफ्ट्स भी लाते थे, मिठाइयाँ ले आए, रसगुल्ला ये वो। तो हम उनको लाइक अच्छा फ़ील करते थे, बट इतना अच्छा नहीं जितना गैना मामा को फ़ील कनेक्टेड करते फील थे। नहीं करते थे। अब गैना मामा के अंदर क्या मैजिक थी? गैना मामा कहानियाँ सुनाते थे। हुँ। हम ढूँढते थे उनको, जब तक वो शाम को ना आ जाए अपनी ड्राइविंग करके जो भी काम करते थे, हम वेट करते थे। और वो ना आपको ऐसी स्टोरी टेलिंग करवाते थे ना टोनालिटी के साथ, पिक्चर सीन को डिपिक्ट करके, कि अगर मान लीजिए लाइट चली गई और हम स्टोरी सुन रहे हैं, कोई हॉरर स्टोरी सुन रहे हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। समझ रहे हो ना? वो ऐसी दुनिया में आपको ले जाते थे, एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया थी, जिसमें हमें वो अपनी स्टोरी टेलिंग से ले जाते थे। अब मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से सीखा है। मुझे अभी भी याद है, मेरा कलकत्ता छूट गया और मैं कुछ सालों के बाद गया, तो मैं गैना मामा को स्पेशली मिलने गया। तब तक वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके थे और शायद मैं उन्होंने पूरी तरह मुझे रिकॉग्नाइज़ भी नहीं किया। फिर मैंने उनको रेफ़रेंस दिया कि मैं उनका हूँ। तो फिर वो उनको याद आया कि अरे! तू आया है, तो आशीर्वाद वगैरह दिया। तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत प्रोफाउंड तरीका है किसी को विज़डम पास करने का। ये हमारा सबसे ओल्ड तरीका था। आज से कहते हैं 150,000 ईयर्स बैक, if there was no PPT, no keynote, nothing to write, nothing to read, we were able to pass wisdom through storytelling. एक ट्राइब लीडर होता था जो यंग जनरेशन को स्टोरीज के थ्रू विजडम पास करता था। तो इसलिए स्टोरी टेलिंग कहते हैं कि इट्स अ डीएनए ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इट्स अ स्किल बाय विच यू कैन सेल विदाउट सेलिंग, एंड दैट इज स्टोरी टेलिंग। इफ यू कैन डू वेरी ब्यूटिफुल पावरफुल स्टोरीज, यू कैन नेवर रन आउट ऑफ सेल्स। मुझे ना पर्सनली ऐसा लगता है कि सेल्स दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफ़ेशन है, ठीक है? आप कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग हो जाओ, अपने प्रोडक्ट को समझ लो और देखो ना, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप किसी भी कंपनी के सेल्स एजेंट बन सकते हो और उनको बोलो कि ये आपका माल है, आपका इतना प्रॉफ़िट है इसके अंदर, जो भी x+5 है, तो आप एक काम करो, x+2 मतलब वो जो 2 वाला है ना, हाफ़ मुझे दे दो, हाफ़ आप रख लो। तो इस वे में आप कितना पैसा बिल्ड कर सकते हो, है ना? और टिकट साइज़ आपको कुछ भी हो सकता है, 10,000 से लेके 10 करोड़ तक की चीज़ें आप बेच सकते हो या 100 करोड़ की चीज़ें बेच सकते हो। आप देखोगे ना, एक्चुअली यू कांट सेल एनीथिंग टू एनीबॉडी। हुँ। अगर आप इसको इस पर्सपेक्टिव से लोगे, you can only create a environment for people to buy from you. True. और देखिए क्या होता है ना कि लोग कहते हैं कि आई कांट अफोर्ड इट। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। नहीं है, मैं भी ये मानता हूँ। हम सब ने कुछ ना कुछ ऐसा खरीदा है लाइफ में, अगर आप सिर्फ अपना नॉर्मल बैंक अकाउंट चेक करोगे तो हम खरीद नहीं सकते। हमने पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, कुछ भी करके वो चीज़ हासिल की जो हमें लेना था। नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे नंबर लगा के, तो आपको लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट अफोर्डेबल फॉर यू, बट यू फिगर आउट अ वे टू बाय इट। तो ये चीज़ है कि अगर हमको कोई चीज़ ज़रूरी है ना, तो हम रास्ता ढूंढ ही लेंगे आप उसको। बस ज़रूरत को एक्सप्लेन करो। प्रायोरिटी है आपकी। प्रायोरिटीज़ है। हाँ। जेनजीज़ तो डिजिटल एक्सप्रेशन में मास्टर है, लेकिन क्या वर्क प्लेस पे उनको फॉर्मल कम्युनिकेशन में कभी प्रॉब्लम होती है? अगेन आई थिंक इट इज कमिंग बैक टू प्रैक्टिस। हमारा एक मंत्रा है हमारी ट्रेनिंग वर्ल्ड में, हम कहते हैं क्लॉक स्टेज टाइम। एक रिसर्च किया गया कि अगर आपको मास्टर होना है किसी चीज़ में, आपको 10,000 घंटे लगते हैं ऑफ डीप प्रैक्टिस। जस्ट प्रैक्टिस डजंट हेल्प। अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। यू हैव टू बी इन अ कोचेबल एनवायरनमेंट। अगर आप कोचेबल एनवायरनमेंट में रहोगे, तो क्या होगा कि आपका जो मेंटर है या टीचर है या गुरु है, वो आपको माइन्यूट डिस्टिंक्शंस देगा। छोटी सी चेंज, जैसे कि बॉल अगर यहाँ जा रही है, कैच हो रही है, एक हाफ अ डिग्री आप बैट चेंज करोगे तो बॉल फील्डर के पास नहीं जाएगी, वो सीधे ड्राइव पे, चौके पे जाएगी। और कई लोगों को लगता है ये
मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने वो कनेक्ट करने के लिए, हाँ। है ना? कि थोड़े से डिस्टेंस में आप 4 जाओगे या तो आउट होगे, बड़े 6 जाओगे या तो आउट होगे। बड़े मास्टर्स इसको जानते हैं और इस पे ध्यान देते हैं और इस पे काम करते हैं। सो कमिंग बैक, इफ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट 10,000 आवर्स ऑफ डीप प्रैक्टिस, इफ यू गिव इट एवरेज 10 years, दे से एवरेज 7 भी लग सकते हैं, 12 भी लग सकते हैं। इन्होंने रिसर्च किया अलग अलग जगह पे जाके, जहाँ पे बड़े बड़े एथलीट्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन कैसे बनते हैं। तो उन्होंने देखा है कि 10 साल एवरेज लगते हैं, 10,000 घंटे डीप प्रैक्टिस लग सकती है। एंड द बिगेस्ट थिंग, इट हैज़ टू बी समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट। कहते हैं अगर आप पैशनेट नहीं हो किसी चीज़ के बारे में, योर रैशनल्स विल गिव अप। जस्ट ह्यूमन नेचर है। तो अगर आप शिद्दत में, अगर उसमें पैशन नहीं होगा ना आपको, तो आप स्ट्रगल करोगे। सो इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, यू टेक अप अ मेंटर, यू गिव इट 10,000 आवर्स एंड एवरेज 10 years, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग ग्रेट। ये तो अगर आपको ग्रेट बनना है। अगर आपको सिर्फ गुड बनना है, उसका भी सिंपल फॉर्मूला है, गिव इट 10 minutes for 100 days, that makes it 2,000 minutes. You divide by 60, it becomes 33.33. हम लोग तो स्कूल में फेल होते थे, हमारे पास तो एक ही फोकस होता था कि भाई 33% पासिंग मार्क्स लाना है। अगर आप 100 दिन किसी स्किल को 10 मिनट देते हो, अनडिवाइडेड अटेंशन, उसमें फोन चेक नहीं, ये वो कुछ नहीं ऐड होता है, प्योर 10 minutes ऑफ कंप्लीट फोकस टू समथिंग, if you give it over a period of 100 days, you will start becoming good at that skill. Gen Zs के साथ मुझे लगता है, या यंग जनरेशन के साथ, उनको इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले ज़्यादातर लोगों को कम्युनिकेट करने की। अगर आप कम्युनिकेशन करने लग जाओगे, पहले तो वो रॉ रहेगी, पहले वो इतनी पावरफुल नहीं होगी। जैसे कि वो कार बार बार बंद होती है आपसे, वो होगा, आप मोमेंट ऑफ ब्लैकनेस आएगा, आपको फ्लो समझ में नहीं आएगा, आपको हिकअप्स आएंगे, आपको बाद में लगेगा कि यार ये तो स्टेटमेंट मैं इस तरह बता सकता था। पर अगर आप करते चले जाओगे तो वो एक फ्लो में आ जाता है। हाँ, फ्लो आपका आने लग जाएगा, जिससे आपकी कम्युनिकेशन बेटर होने लग जाएगी। वॉरेन बफेट जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, ही हाईली रेकमेंड्स दैट वन मस्ट लर्न पब्लिक स्पीकिंग। उनकी वीडियो है यूट्यूब में, अगर आप देखोगे तो उनको कम्युनिकेशन करनी नहीं आती थी। उन्होंने फिर कोर्स किया, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, और आज की डेट में देख लो, उनको ऑलमोस्ट कितने 70 साल हो गए, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो कर नहीं पाते थे पहले, अब वो कर रहे हैं। तो ये स्किल है, बहुत बड़ी स्किल है, बहुत बड़ी। आप लाइफ में हर कुछ गेन कर सकते हो ना, अगर आप सही से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। आजकल बहुत सारे जेनजीज ना फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं। उनके लिए कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग किस तरीके से एक अलग पहचान दे सकती है? फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप में से सबसे बड़ा आपका फ्यूल होगा ना कि आप बिजनेस कितना ला सकते हो। आपका आइडिया बहुत जबरदस्त है, आपका प्रोडक्ट लोगों का कैंसर क्योर कर सकता है, उनको और ज्यादा खूबसूरत बना सकता है, या फिर उनके ऐसे कपड़े हैं जो पानी से गीले नहीं होंगे, मान लो। मतलब एक बहुत ही अमेजिंग आइडिया आपके पास, और प्रोडक्ट भी बहुत जबरदस्त है आपका, पर आप मार्केट तक उसको ले जा नहीं पा रहे हो। उसको कम्युनिकेट करके, उसकी लैंग्वेजिंग को पकड़ के आगे तक सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हो कि क्या वैल्यू ऐड होगी लाइफ में, तो बिजनेस कहाँ से आएगा? So startup is a great idea. Freelance is an amazing thing that will give you freedom. Having said that, you will have to create ways that people buy from you. सर, पब्लिक स्पीकिंग ना मतलब एक सबसे बड़ा फियर है। यंग लोग कौन सा एक सिंपल स्टेप ले सकते हैं जिससे ये ओवरकम करना इसको स्टार्ट कर दे? किसी भी फियर को दूर करने का एक सिंपल तरीका, यू हैव टू फेस इट, और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है ना? अगर आपको तकलीफ है तो गोली आपको ही लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई और गोली लेगा और मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। So I would say कि you got to find those opportunities where you start doing small time slots. It could be anything from 30 seconds, 40 seconds, 1 minute to 2 minutes to 5 minutes. You build upon it. You can't go on stage and do an entire 10 hours of speech in one go. अगर आपने नई speaking की है, I would highly recommend don't even attempt. It's like you're putting yourself in massive trouble. पर अगर आप मान लो कहते हो कि यार 3 मिनट की मुझे स्पीच देनी है, it is kind of doable. चैलेंज तो फिर भी रहेगा, बट 3 मिनट is much shorter in compared to speaking for 8 hours. So I would say face the fear, go for it, and build on that zone of facing the fear and saying, you know what, it is slowly, gradually going away. Because see, क्या होता है कि आपको 20, 25, 30 साल लगे हैं एक तरह की सोच बनाने के लिए, एक रस्सा बन गया। अब सुबह आप उठते हो, कहते हो कि नहीं यार, मुझे तो दुनिया का सबसे बड़ा ऐप बनाना है और मैं पूरे वर्ल्ड स्टेज में खड़े होकर उसके बारे में बात करूंगा, पूरी दुनिया सुनेगी। ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं ठीक है, possible। तो आप रस्सा नहीं तोड़ सकते। अगर आप रस्सा तोड़ना चाहते हो, गलत है, और टूटेगा नहीं, और फिर आप कभी भी अपने ड्रीम पे वापस नहीं आओगे, आप पूरी तरह उसको गिव अप कर दोगे। आपका काम है धागा तोड़ना। एक एक धागा तोड़ोगे ना, तो एक वक्त आएगा कुछ सालों के बाद जब वो रस्सा कमजोर पड़ जाएगा, और जब वो कमजोर पड़ेगा तब उसको बेस्ट टाइम है तोड़ने का, तब वो टूटेगा भी।
एकदम से कोई भी चीज होती नहीं है. Rome was never built, Day. this in a day. So please understand and accept your reality. जैसे कहते हैं ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, एनालॉजी है कि गूगल आपको गाइड करता है वहां पहुंचने में जहां आपको पता नहीं कैसे जाना है, पर गूगल तब तक नहीं गाइड कर सकता जब तक आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता है. गूगल हेल्प ही नहीं कर सकता. तो प्लीज गिव द स्टार्टिंग पॉइंट कि मेरा लेवल स्पीकिंग का यहाँ पे है, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है. एंड देन ऑब्वियसली टेक अ गाइड, टेक सम हेल्प, डू सम ट्रेनिंग, डू सम वर्कशॉप्स, एंड देन बिल्ड अपॉन इट. अगर आपको जेनजीज को एक ऐसा रोज का एक्सरसाइज देना हो जो उनकी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाए और उनका करियर फ्यूचर प्रूफ करे, तो वो क्या होगा? मैं ना अपनी टीम को नॉट हमेशा, जस्ट ये जेनजीज की बात है, ये आम हाँ, पब्लिक के लिए भी हो सबके सकता लिए है. हेल्पफुल है. जो भी कम्युनिकेशन पे प्रूव करना चाहता है, आई एम सॉरी, हम जेनजीज के ऊपर कुछ अभी खास, थोड़ा कम्युनिकेशन ज्यादा उन पे चल रहा था, तो वो सवाल भी वही निकला. क्योंकि जेनजीज के साथ थोड़ा सा चैलेंज देखा गया, हाँ, इसलिए हाँ, शायद हो हम रहा है बात probably. कर रहे हैं. जी. बट इट इज फॉर एवरीबॉडी हु वांट्स टू इंप्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल. मैं हमेशा अपनी टीम को कहता हूँ और खुद को भी कहता हूँ, कभी कभी याद दिलाता हूँ कि डोंट सिट बिहाइंड एन ईमेल. देखिए, ईमेल भेजना बहुत आसान है क्योंकि वो एक बहुत पैसिव जरिया है कम्युनिकेट करने का, और ईमेल्स यूज करने चाहिए, अच्छी चीज है वर्क प्लेस में. आई से, यू नो व्हाट, every day you must make a point to speak to minimum 5 to 10 people. Talk to them. अगर आप 20 कॉल्स करोगे, अब वो मीटिंग भी हो सकती है. अब कभी लोग कहते हैं हमारा तो कॉल का काम ही नहीं है, तो लोगों को मिलना, मीटिंग्स करना, लाइक इन पर्सन 5 से 10 मिनिमम. अगर आप रोज 5 से 10 लोगों को, या मोस्ट डेज 5 से 10 लोगों को मिलोगे, एंड लेट्स से एनीथिंग फ्रॉम एवरेज 10 to 15 20 मिनट्स, योर मीटिंग विल लास्ट और कम्युनिकेशन विल लास्ट. इट्स अ ग्रेट वे टू क्लॉक स्टेज टाइम. हम ये मानते हैं कि स्टेज टाइम इज इक्वल टू वेल्थ टाइम. जितना आप स्टेज टाइम क्लॉक करोगे उतना वेल्थ आपके लाइफ में आएगा. और सिर्फ वेल्थ का मतलब पैसा नहीं होता, वेल्थ का मतलब सब कुछ होता है. हेल्थ, रिलेशनशिप, हाँ, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग. एंड कभी कभी लोगों को लगता है कि स्टेज टाइम बोल रहा है तो इसका मतलब कि मुझे फिजिकल स्टेज पे जाना है और मेरे सामने 100 लोग होंगे तभी स्टेज टाइम है. नहीं. Every communication you will do, either actively on the phone, either with somebody sitting like this, either with a group of 5 people, that is counted as stage time. Even going live, on camera, on Facebook, on Instagram, is counted as your stage time. You can even call it a FaceTime. You can even call it a media time. It's up to you. This will all lead to wealth in life. Okay, so अगर आप वो क्लॉक करते हो most days, I guarantee, I promise that nobody can stop you from becoming a better, powerful, effective communicator. So clock that, active conversation time with people. सोशल मीडिया के एरा में ना लोग कैमरे के सामने बोलने से भी डरते हैं कई बार. स्टेज से ज्यादा कैमरा साई होना एक न्यू चैलेंज हो गया है. कैमरा में स्पीकिंग थोड़ी सी अलग है कंपेयर टू स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल. क्योंकि जब आपके सामने लोग होते हैं ना, तो आप उनको फील कर सकते हो, उनके हाव भाव देख सकते हो. वो रियल टाइम में हो रहा है तो आप एडजस्टमेंट भी रियल टाइम में कर सकते हो. कैमरे में क्या होता है कि आपने एक चंक रिकॉर्ड किया, वो कोई आज से 10 दिन बाद भी देखेगा, कोई आज से 4 महीने बाद देखेगा, कोई 2 साल बाद भी देख सकता है. अब कैमरे में जो मैंने सीखा, ऑब्वियसली आई लर्न द टफ वे. जब पैंडेमिक आया तो मेरा कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं था. मेरा एंटायर 99% स्पीकिंग करियर वाज बेस्ड ऑन फिजिकल इवेंट्स, इन पर्सन. तो हम लोग तो फिजिकल इवेंट्स करते थे, हमें पता ही नहीं होता था कि ये जूम की दुनिया क्या है, वर्चुअल वर्ल्ड क्या है, वेबिनार्स क्या है. ये अच्छा है जिनके लिए काम कर को रहे तो अच्छा ग्रोथ आया था उस टाइम में, सबने समझ लिया इसका इंपॉर्टेंस. हाँ. यस. तो मेरे लिए जो मेरा प्रेजेंस था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था. मेरी टीम ने कहा कि सर ये एक स्क्रिप्ट है, आपको फॉलो करना है, जितना आप कर सकते हो आप अराउंड ही रहना इसके, और जब जब आपको फ्लो ब्रेक हो तो आपको ताली बजानी है. मेरे 20 जो 3 मिनट का वीडियो था वो 20 मिनट में बना, और उसमें आई थिंक कम से कम कुछ नहीं तो 25 बार तालियां ही थी, 25-26 बार. तो टीम ने भी हाथ जोड़ लिया, उन्होंने कहा कि सर आप रहने दो, कुछ नहीं हो पाता है. सही कह रहे हो आप. कुछ करते हैं अलग तरीके से. वही चीज जो मैं बता रहा हूँ पॉडकास्ट में शुरू से, कि करते करते जैसे कहते हैं ना, गाते गाते गवैया बन जाते हो. तो फिर मैंने छोड़ा नहीं उसको, क्योंकि मेरा उसको और रास्ता नहीं था. मेरा बिजनेस माइनस में चला गया था पैंडेमिक के वक्त, 0 छोड़ो माइनस में चला गया था. तो मैंने कैमरे से बात करना छोड़ा नहीं, कैमरे के साथ बात करता रहा, और फिर मेरा धीरे धीरे फ्लो बनने लगा. मेरा वो स्ट्रेंथ आने लगा जो मैं फिजिकल रूम में लाता था, जो मेरा एक प्रेजेंस था. और मुझे ये समझ में आया कि आप एक ब्लैक होल में देख रहे हो, पर जब आप ब्लैक होल में देख रहे हो ना, तो सामने वाले को लग सकता है कि मुझे आई कांटेक्ट मिल रहा है. आप जब स्क्रीन पे देखते हो ना लोगों को, तो वो आपकी नीड फुलफिल हो रही है जो आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपको उनके भी हाव भाव देखने हैं. पर जैसे ही आप 1-2-3 इंच ऊपर देखते हो ना, वो जो आपका वेब कैम है, आप उसके ब्लैक होल में देखते हो, तो सामने वाले को लगता है कि अमनदीप मुझे आई कांटेक्ट दे रहा है, यार उसने मेरी तरफ देखा. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो अगेन कमिंग बैक,
जो आपका कैमरे का प्रेजेंस है ना, इट इज ऑल्सो अबाउट यू टॉकिंग टू द कैमरा, मेकिंग द कैमरा बिकम योर फ्रेंड एंड लुकिंग इन टू द कैमरा इन अ वे दैट यू कैन इमेजिन that Rachna, that client who is looking for your help is sitting out there, or maybe a 20-year-old version of you sitting out there and is looking for help and is looking for answers कि भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, ये इंसान कर पा रहा है, अगर ये कर पा रहा है तो कैसे कर पा रहा है, और कैसे मैं इसके जैसा या अच्छी कम्युनिकेशन कर सकता हूं। तो आपको उस इंसान से बात करनी है, ऐसा लगे ना कि आप कैमरे में देखो तो आपके शब्द चीर कर निकल जाएं और सामने वाले के अंदर घर कर जाए। आपको मैं एग्जांपल देता हूं प्रेमानंद जी का। प्रेमानंद जी आजकल दुनिया में फैले हुए हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं, बहुत देखता हूं। ऐसा लगता है कभी कभी ना कैमरा से कि प्रेमानंद जी बाहर निकल के आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं कि बेटा गुरु की बात मान ले, और वो स्ट्रेंथ लेकर आते हैं अपना, वो एनर्जी फ्लो करती है, वो वाइब्रेशन निकल के आती है। तो अगर आपका इंटेंशन ऑफ सर्विंग होगा आपके अंदर, और पैशन टू हेल्प अदर्स होगा, तो वो कैमरे से निकल के बाहर आएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो दैट यू सेंड दैट एनर्जी विद द इंटेंशन टू सर्व through that black hole, through that lens, and people would be able to feel you, see you, and be inspired by your sharing. तो कैसा लगा आज हमारे साथ पॉडकास्ट करके आपको, और मेरे टीम के लिए और मेरे लिए क्या मैसेज है? बहुत अच्छा है। आई थिंक आप अच्छी एक रास्ते पे चल चुके हो, आपकी इंटेंशन है टू सर्व पीपल। आई थिंक इसको अगर आप और जिंदा रखते चले जाओगे, आई थिंक रिजल्ट्स आपके ये पास दिल में ही है। हाँ, तो आते चले जाएंगे। सेटअप आपका बहुत अमेजिंग है, आपके टीम के जो मेंबर्स हैं बड़ी शिद्दत से काम करते हैं, बहुत दूर तक पहुंचेंगे। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम।